नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रयागराज से आई महाकुंभ की तस्वीरों के सामने दुनिया की हर तस्वीर फीकी पड़ गई। प्रयागराज में भक्तों की संख्या के सामने दुनिया की हर खबर छोटी पड़ गई। श्रद्धालुओं की आस्था के सामने दुनिया की हर बाधा नाकाम हो गई। मौनी अमावस्या कल है, लेकिन आज ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच गए। आज 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 16 दिन में 18 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। मौनी अमावस्या कल है और संभावना है कि कल संख्या के लिहाज से सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कल गंगा स्नान करेंगे। सरकार ने तैयारियां इसी हिसाब से की हैं, लेकिन भक्तों के उत्साह के सामने सारी तैयारियां कम लग रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गाड़ियों को शहर के बाहर रोकना पड़ा है, इसलिए लोगों को काफी पैदल चलना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर न शिकन है न थकान है। महाकुंभ में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, पुरुष, महिलाएं, गरीब, अमीर, शहर के लोग, गांव के लोग, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग पहुंचे हैं। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने आज हजारों लोगों से अलग अलग जगह पर जाकर बात की। महाकुंभ के हर रंग को कैमरे में रिकॉर्ड किया और यह रंग मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आप लोगों की बात सुनवाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, तो आप मन भी प्रयागराज जाकर गंगा में डुबकी लगाने का करेगा। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाइए तो बेहतर होगा। दुनिया के अलावा, भारत के अलावा दुनिया के किसी और कोने में ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी मेले में सिर्फ आस्था के भरोसे बिना बुलाए करोड़ों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट पर रिसर्च करने आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कल से अमृत स्नान के लिए सरकार ने कैसी तैयारियां की हैं। आज संगम नगरी का नजारा और भक्तों का जोश कैसा है, यह भी आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं प्रयागराज की ऐसी ही तस्वीरों से। मौनी अमावस्या से ठीक पहले आज प्रयागराज का महाकुंभ नगर दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया। आज महाकुंभ नगर में 4 करोड़ 64 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 4.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने आज संगम में स्नान किया। इस वक्त महाकुंभ नगर की आबादी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर टोक्यो, दिल्ली और शंघाई से ज्यादा है। अगर प्रयागराज की करीब 70 लाख की आबादी को इसमें जोड़ दिया जाए तो इस वक्त प्रयागराज में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हैं और अगले 24 घंटे में यह संख्या 10 से 12 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। कल मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान महाकुंभ का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, सबसे विशेष और सबसे ज्यादा धार्मिक मान्यता वाला स्नान माना जाता है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन हर कोई संगम में डुबकी लगाना चाहता है, आज ही प्रयागराज पहुंच जाना चाहता है। और क्योंकि भक्तों की संख्या अपार है, इसलिए प्रशासन ने प्रयागराज में बाहर की गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है। प्राइवेट गाड़ियों को शहर के बाहर पार्क कराया जा रहा है। वहां से भक्तों को संगम तक पहुंचाने के लिए 7,000 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन 7,000 बसें बहुत कम पड़ रही हैं। लोग बस का इंतजार नहीं कर रहे, अपने सामान को सिर पर रखकर पैदल ही संगम की तरफ बढ़ जा रहे हैं। हर तरफ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न कोई शिकायत कर रहा है, न कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है। लाखों लोगों की भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए लाइनों में धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे आखिर में अमृत कलश निकला। इसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी, जिसके बाद यहां महाकुंभ लगने लगा। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितर त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं, इसलिए इस दिन
संगम में डुबकी लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या से 2 दिन पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचना शुरू हो गए थे। कल 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। आज ये संख्या 3 गुनी हो गई और आज रात में भी श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। कौन कितनी दूर से आ रहा है, कितना पैदल चलना पड़ रहा है, कितना वक्त लग रहा है, इसे लेकर किसी को कोई चिंता नहीं। जो संगम तक नहीं पहुंचा वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और जिसने डुबकी लगा ली वो गंगा मैया के जयकारे लगा रहा है। कोई भजन गा रहा है तो कोई भक्ति भाव में झूम रहा है। कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कोने की गंगा कोने की नैया काहे की नैया काहे की नैया काहे के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिखाया है, लेकिन चारों तरफ इसी तरह का माहौल है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां के लोग महाकुंभ में ना पहुंचे हों। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार तो छोड़िए, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से भी लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। सबको इंतजार है कल का सूरज निकलने का। कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार, किसी के लिए ये हर बार का नियम है, लेकिन सब कह रहे हैं महाकुंभ तो पहली बार देख रहे हैं और अब 144 साल बाद ही ये आएगा, इसलिए वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने का ये अवसर छोड़ना नहीं चाहते। 12 लोग आए हम लोग। कितना पैदल चल के आए? सब पैदल चल के आए। यहाँ तक कैसे नहीं हम लोग 15 किलोमीटर पैदल आए उधर से। आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र से आए। हमारा नाम तुषार है। कहाँ से आ रहे? महाराष्ट्र से आए, बहुत दूर से 1400 किलोमीटर का प्रवास करके आए ट्रेन से। हाँ 1400 किलोमीटर से आए महाराष्ट्र से। छत्रपति संभाजी नगर से आए वाले हम। महाराष्ट्र से नगर जिले से। पहले कभी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। आप कहाँ से? क्या नाम है? सैजा भारद्वाज। कितने लोग आए? 8 लोग आए भैया। यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक हम लोग पैदल पहुँचे। कहाँ से आ रही है? हिमाचल से कितने लोग आए? हम 4-5 जने आए हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे? बस सर ये 2 दिन का सफर था हमारा। यहाँ पैदल भी चलना पड़ा? हाँ जी 13-14 किलोमीटर। ये है हमारी आस्था की डुबकी है सर। हमारी ये आएंगे, श्रद्धा है हमारे सनातनी में, हमारी जो भी आस्था है। आज स्नान करके लौट जाएंगी? हाँ जी कल जाएंगे। हम 15 किलोमीटर पीछे से पैदल चल के आए हैं, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमें बैरिकेड भी मिले, बंद था, लेकिन जब मन में आस्था हो तो अपने आप बैरिकेड भी खुल गए। मौनी अमावस्या का दिन क्यों चुना? इस दिन तो और भीड़ होती है। कल मौनी अमावस्या तो कल स्नान करके जाएंगे, इसलिए आज एक दिन पहले ही आ गए। आपका क्या नाम है? कहाँ से आ रही है? कानपुर से। अच्छा, तो आज का दिन क्यों चुना? आज तो और भीड़ है। कल भी ना आएंगे। आज भी ना आया, कल भी ना आएंगे। मौनी अमावस्या भीड़ में दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत आज भी नहाए हैं, कल भी नहाएंगे। भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है, चलने में कोई परेशानी नहीं है। ये है आस्था। मैंने इस आस्था का स्वरूप कुंभनगर में देखा है। अगर आप प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ पहुँचते ही आपको वातावरण में बदलाव महसूस होगा। जहाँ तक नजर जाएगी आस्था से ओतप्रोत लोग ही लोग दिखाई देंगे। हर कदम पर अलग अलग तरह के लोग, अलग तरह के भक्ति के रंग, अलग तरह के दृश्य दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग अकेले गए हैं।
ज्यादातर लोग परिवार के साथ पहुंचे हैं, कोई पूरे खानदान के साथ 4-4 पीढ़ियों के लोगों को साथ लेकर पहुंचा है। कहीं पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ दिखाई देंगे, कहीं पूरा का पूरा गांव एक साथ चलता हुआ दिखेगा। मेले में बिछड़ न जाएं, इसलिए परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को पल्लू से बांधा हुआ है। जो पूरा कुनबा साथ चल रहा है उसने अपने चारों तरफ रस्सी का घेरा बनाया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी प्रबंध किए गए हैं। पूरी संगम नगरी को सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में साइन बोर्ड लगे हैं, हर खंबे पर नंबरिंग की गई है, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। अगर कोई भटक जाए तो उसकी मदद के लिए हर 100 मीटर पर सेवाव्रती वॉलंटियर्स खड़े हैं। पुलिस के जवान लोगों की दिल से मदद कर रहे हैं। 10 सेक्टर्स में खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं ताकि कोई अपने परिवार से बिछड़ जाए तो उसे उसकी फैमिली से तुरंत मिलवा दिया जाए। लेकिन ऐसी परेशानी का सामना ही न करना पड़े, इसके लिए लोगों ने खुद ही नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। किसी ग्रुप का मुखिया झंडा लेकर आगे चल रहा है, उसके पीछे ग्रुप के लोग चलते हैं, तो किसी परिवार के लोग एक ही रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? बबीता। कहाँ से आ रही है? टीकमगढ़। अच्छा, परिवार के साथ है? हाँ हाँ। कितना पैदल चलना पड़ा? 15 किलोमीटर। ये देखिए रस्सी बांध रखी है इन्होंने, पूरी फैमिली ने। ये रस्सी क्यों लगाई है? साथ में खो नहीं जाए। अच्छा, ये रस्सी कहाँ तक गई है? पीछे तक गई है? ये देखिए, ये रस्सी दिखाइए। ये रस्सी जो है पूरी फैमिली को बांध कर ले जा रही है, ये पीछे तक। अच्छा, ये इस रस्सी के अंदर सब एक परिवार के लोग हैं। देखिए रस्सी का सिरा जो है ये यहाँ पीछे की तरफ जा रहा है। ये एक बुजुर्ग महिला ने रस्सी का आखिरी सिरा पकड़ रखा है। ये रस्सी क्यों बांधा? इसलिए कि लोग वहाँ भीड़ के जरिए टूट नहीं जाएंगे। तो ये पूरी फैमिली एक रस्सी के अंदर, पूरी फैमिली पढ़े लिखे नहीं है ना भैया। हाँ, पूरी फैमिली है। अच्छा, कुछ लोगों ने पल्लू बांध रखा है। हाँ जी बोलिए। यहाँ देखिए एक महिला है जो एक दूसरे का पल्लू पकड़ रखा है। ये पल्लू क्यों पकड़ा है? अरे छूट जाएगा संगत तो हम भूल जाएंगे। आपने भी पकड़ रखा है? अच्छा। तो ये बिछड़ने का जो डर है वो बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम लोग भभुआ से आ रहे हैं, कैमूर भभुआ। कितने लोग आए? हम लोग 50 लोग हैं। अच्छा, पहली बार कुंभ आए? जी पहली बार आए हैं। यहाँ कितना पैदल चलना पड़ा? यहाँ अरे यहाँ हम लोग 20 किलोमीटर पैदल चले, बहुत घुमा दिया लोग। 20 किलोमीटर से भी आ रहे सिपाही जी लोग, बहुत घुमा दिया हम लोगों को। सब एक दूसरे का पल्लू महिलाओं ने पकड़ रखा है। पहले है। हाँ ये आपने पल्लू इनका पकड़ा हुआ है, आपने पकड़ा है सामने वाले। कोई छूट नहीं डर लग रहा है कहीं बिछड़ गए? भूल जाएंगे। की कोई जानकारी तो होगी नहीं। नहीं। महाकुंभ में इस वक्त जो भीड़ उमड़ रही है उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन 3 खास बड़ी वजह आपको बता देता हूँ। सबसे पहली तो इस महापर्व को लेकर लोगों की आस्था जो अटूट है, अपार है, अनंत है। और दूसरी वजह, पिछले 15 दिन में लोगों ने महाकुंभ की जो तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह के प्रबंध देखे हैं, टीवी पर जो तस्वीरें देखी हैं, उसके बाद लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया कि भले ही थोड़ा पैदल चलना पड़े लेकिन संगम स्नान में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कि तमाम लोगों को लगता है कि 144 साल बाद महाकुंभ का जो अमृत संयोग बना है उसमें शामिल होने का मौका उन्हें अपने जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। मैं राजस्थान से आई हूँ, करौली जिले से। और हमें भी 3 दिन हो गए इधर आए हुए। ये पहला कुंभ है? पहला कुंभ में। आपको क्यों लगा कि इस कुंभ में आना चाहिए? इससे पहले तो आप मोबाइल पे देखते थे, अच्छा लग रहा था, सबको देखा था। क्या है ना कि हमें इस चीज का पता है कि ये 144 में ईयर में बाद आता है ना, तो सोचा क्यों ना हम मतलब इतना जी तो सकते नहीं है, तो क्यों ना ये त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई जाए तो शायद वही मोक्ष मिल जाए हमें ना। आप कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल से। आपका क्या नाम है? आगे आइए। रोनिता घोष। आपने डुबकी लगा लिया? एकदम लगा लिया, संगम के मिडिल जाके वहाँ पर पूरा अच्छा से नौका से डुबकी लगा लिया। कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले भी आई हैं कुंभ में? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो आपको क्यों लगा कि कुंभ में आना चाहिए? ऊपर वाला का, सब ऊपर वाला का खेल है, हमको बुलाया, हम लोग चले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाशीष, मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा हम लोग का फैमिली भी पूरा है। बहुत हमने सोचा ही नहीं। इससे पहले कुंभ में आए थे आप? नहीं, हम सोचा, मेरा तो प्रॉब्लम था, मैं सोचा भी नहीं कभी आ पाएंगे, कभी। मैं तो सपने में सोचता था एक दिन आएंगे, मिला दिया, सब कुछ करवा दिया।
ये तो ऊपर का हाथ है, जो आ रहे हैं वो सब इस ऊपर का दया है, आ रहे हैं। ऐसा एक्सपीरियंस है, 144 साल बाद ये कुंभ आया है, दोबारा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। नहीं इसलिए आए हैं, इसलिए आए हैं, ये भगवान का नेक है, ये आशीर्वाद है हमारे ऊपर, इसीलिए स्नान कर पाए। कल भी हम घूम कर चले गए वापस, लेकिन हम स्नान के लिए आए हैं। अनुभूति बहुत अच्छा हुआ, जैसा हम सोच रहे थे कि 144 साल बाद ये आएगा, नेक्स्ट टाइम हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसीलिए इसी कारण हम इस बार अब 144 साल बाद तो हम कहाँ ही रहेंगे, तो हमारा तो ये आखिरी ही है। जी जी जी। पहले ऐसा माना जाता था कि महाकुंभ साधु संतों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, जीवन के आखिरी वक्त में ईश्वर की आराधना का अवसर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हर उम्र के लोग 2 दिन के लिए अपना बिजनेस छोड़कर, दुकानें बंद करके, नौकरी से छुट्टी लेके, काम छोड़कर संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और अकेले नहीं आ रहे, अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो आस्था के सबसे बड़े पर्व को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसका अनुभव अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मैं अपने सारे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे फादर किशोर भाई भज्जियाला, मेरा बेटा जिगर भज्जियाला जो कनाडा पढ़ता था वो भी यहाँ पे आया हुआ है और बोलता है कि पापा मुझे आपके साथ स्नान करना है। मेरी वाइफ भी यहाँ पे आई हुई है, वर्षा, और मेरा ये कहना है कि ये जो हुआ है ये अपने आप में एक इतिहास है। पहले तो मैं कहूंगी सर कि मैं शायद बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर ने मुझे चुना है। बहुत सारे हमारे साथ के लोग भी थे जो आना चाहते थे, बट किसी ना किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो शायद मुझे ईश्वर ने चुना है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मौका मिला मौनी अमावस्या पे स्नान करने का महाकुंभ में। मैं तो फौजी आदमी हूँ और कब बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर के आया हूँ गंगा मैया में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और हमेशा गंगा मैया सबका पाप धोती हैं, सबका जो है तो कल्याण करती हैं, और ऐसे ही सबका कल्याण करेंगे। कोई भी आएगा यहाँ गंगा मैया में, सनातन ही नहीं, कोई भी आके एक बार डुबकी मारेगा, पक्का सबका कल्याण होगा। जीवन धन्य हो गया। माँ गंगा में डुबकी लगा के प्रयाग की पवित्र भूमि में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा के जीवन धन्य हो गया। फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, और जिला झांसी और तहसील गरौठा से आए हुए हैं। बहुत पहली बार आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कितनी अच्छी व्यवस्था होगी यहाँ पे। अति व्यवस्था है, सुंदर है। मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मेरे लिए कि मैं मेरे तीनों जनरेशन्स के साथ, मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं खुद, हम लोग तीनों ने साथ में डुबकी लगाई। मेरी मॉम भी मेरे साथ आई हुई है। शब्द नहीं है कि क्या अनुभूति, अनुभूति तो एक खाली एक वो करी जाती है, लेकिन कह नहीं सकते कैसा आनंद है। पहले आए हैं कुंभ? पहले नहीं आए, यहाँ नहीं आए, पहली बार आया हूँ कुंभ, प्रयागराज पहली बार। तो पहली बार, अब 12 साल बाद कुंभ आएगा, तो अब ये कितना महत्वपूर्ण और कितना सौभाग्य मानते हैं? बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मौनी अमावस्या पे रहूंगा मैं यहाँ। अच्छा। और स्नान करूंगा डबल। मैं आपको घर बैठे दिखा रहा हूं कि कुंभ नगरी में आज क्या हो रहा है, लोग की भावनाएं कैसी हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, कैसे सबको लग रहा है कि भगवान ने उन्हें चुना है महाकुंभ में पहुंचने के लिए। आमतौर पर धारणा तो यह कि जो नए ज़माने के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो धर्म कर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन महाकुंभ की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये धारणा आपको गलत दिखाई देगी। नौजवानों के बीच महाकुंभ को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ है। पहली बार महाकुंभ में युवाओं की इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कॉलेज की लड़कियां छोटे छोटे ग्रुप्स में महाकुंभ में पहुंची हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले नौजवान बैकपैक लटकाकर कुंभ की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ज़्यादातर नौजवानों के हाथ में कैमरा फ़ोन है, हर कोई अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। मेट्रो सिटीज़ में जॉब करने वाले नौजवान भी ऐसी ही आस्था को लेकर हैरान हैं और कुंभ की आभा को देखकर हैरान हैं। इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता, मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम हमारे सनातन के लिए ये बहुत गर्व की बात है और वी आर वेरी हैप्पी। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस दिन यहाँ आए हैं और इतना जो आदमी यहाँ आया है, तो ये स्नान अपने आप में बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है सबको अपने घर की रजाइयों से निकल के आना चाहिए
और एक बार तो डुबकी बनती है, लगानी चाहिए। इतनी जनसंख्या आ रही है, 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, जितनी भी मुझे अंदाजा नहीं है, और वो पूरी समा गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको यहाँ पर ये भी नहीं फील हो रहा है कि मतलब हम कहीं घर से बाहर आए हैं, यहाँ पर हमको इतनी कुंभ हम घर पे बोल रहे थे, घर में बोल रहे थे, जो पहले बोलते थे कि भैया भीड़ होती थी बहुत खतरनाक, ऐसा हमें कुछ ऐसा महसूस खो जाते हैं, कुंभ में खो जाएंगे। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे अगर कोई बोले भैया कहाँ पे हो, तो भैया हम बता सकते हैं कि भैया सरस्वती सिटी में, हम सेक्टर 1 में, सेक्टर वाइज सब डिवाइड है। मेरा तो वैसे भी अभी क्लास चल रही होगी कॉलेज में, बट मैं यहाँ पे आ रखा हूँ अपने मम्मी के साथ, अपनी मासी के साथ। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि 144 ईयर्स के बाद ये जो है इवेंट है, ये आता है हमारे इंडिया में हर साल। तो मतलब मुझे लगा कि कॉलेज वगैरह, क्लासेस वगैरह तो ले लूँगा, रोज़ पेपर तो दे भी दूँगा, बट ये जो मोमेंट है ये मैं भी देख पाऊँगा वापस अपनी लाइफ में, कभी मेरे बच्चे भी नहीं देख पाएंगे कभी, तो जाना ही चाहिए मुझे। तक जो ये गंगा का पवित्रता है ना, इसके लिए आते हैं इतने सारे लोग, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें नहा के, पानी बहुत साफ है और बहुत अच्छे से यहाँ पे चेंजिंग रूम्स वगैरह सारी जितनी भी लेडीज़ के लिए चाहिए सुविधाएं सारी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कल मौनी अमावस्या है, जो महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है, इसलिए सबसे पहले डुबकी लगाने का मौका अखाड़ों के साधु संतों को मिलेगा। कल सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, आचार्य, महामंडलेश्वर और नागा साधु संगम में स्नान करेंगे। सुबह 5 बजे से अमृत स्नान आरंभ होगा। संगम के घाट पर दोपहर 2:30 बजे तक अखाड़ों का स्नान चलेगा। इसके बाद आम भक्तों को डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। हालांकि दूसरे घाटों पर आम भक्त सुबह से ही डुबकी लगा सकते हैं। जो लोग कल सुबह सुबह गंगा स्नान करना चाहते हैं, वो महाकुंभ में तैनात वॉलंटियर से पूछकर आगे बढ़ें। उन घाटों की जानकारी करें जो श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। बड़ी बात है कि कल कोई वीआईपी स्नान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए अमृत स्नान के दिन महाकुंभ में वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, वीआईपी स्नान नहीं होगा। कल के अमृत स्नान के लिए साधु संतों में गजब का उत्साह है। अखाड़ों के प्रमुख साधु संतों के रथ सजकर तैयार हैं। प्रशासन ने भी कल मौनी अमावस्या के स्नान की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मौनी अमावस्या पर साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां मंगाई गई हैं। संगम के सभी घाटों पर दिन भर 5 से 6 बार पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके अलावा 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां रिजर्व रखी गई हैं। अगर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हुई तो उसे भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये सही है कि प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि मौनी अमावस्या से पहले ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ नगरी पहुंच जाएंगे। इतनी भीड़ के कारण यात्रियों की गाड़ियों को दूर से रोकना पड़ा। इसी लोगों को घाट तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है। चलते चलते लोग जब कभी किसी गाड़ियों के काफिले को देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, वो नाराज होते हैं। ये नेचुरल भी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए वीआईपी व्हीकल्स को बहुत कम, बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा लोगों को कोई और शिकायत नहीं है। जो लोग महाकुंभ में गए हैं उन्होंने भक्तों के लिए किए गए इंतजामात को देखा है। 500 से ज्यादा भंडारे चलते देखे हैं, जहां दिन भर मुफ्त खाना मिलता है। हर रोज लाखों लोगों के लिए खाना तैयार करने के लिए इस्कॉन की तरफ से, अक्षय पात्र की तरफ से ऑटोमेटेड मशीन्स लगाई गई हैं। 1 घंटे में 40,000 से ज्यादा रोटियां निकलती हैं। दाल सब्जियां पकाने के लिए विशालकाय प्रेशर कुकर लगाए गए हैं। कई जगहों से लोग आए जिन्होंने इसी तरह के भंडारे लगाए हैं। हाइजीन और सफाई के लिए हजारों वर्कर्स की फौज तैनात है। रहने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टेंट हैं। लोगों को घाट तक पहुंचाने के लिए पॉन्टून ब्रिजेस हैं। जहां तक कमाई का सवाल है, सिर्फ टेंटों से होने वाली कमाई कुंभ के पूरा होने तक 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। कारीगरों को, छोटी छोटी इकाइयों को करीब 10,000 करोड़ की इनकम होगी। ये 2-4 उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिए हैं ताकि आपको अंदाजा लग सके कि महाकुंभ में सिर्फ श्रद्धा की डुबकी नहीं लगेगी, बल्कि लाखों लोगों को समृद्धि मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, उनके घर चलेंगे। और ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। क्योंकि कल महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान है,
उम्मीद है कि 12 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। इस खास मौके पर एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ने स्पेशल कवरेज का इंतजाम किया है। आप घर बैठकर महाकुंभ को अनुभव कर सकते हैं। कल सुबह 5 बजे से इंडिया टीवी पर आप लगातार देख सकते हैं मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। महाकुंभ का महास्नान मौनी अमावस्या पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव कल सुबह 5 बजे से लगातार सिर्फ इंडिया टीवी पर। इस महाआयोजन के शिल्पकार, इस महाकुंभ के संयोजक योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि सरकार ने आस्था का ख्याल रखा है, पूरी ईमानदारी से इंतजाम किए हैं, इसीलिए करोड़ों भक्तों का सैलाब प्रयागराज पहुंचा, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था या गड़बड़ी नहीं हुई। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ 13 दिन में 5 बार महाकुंभ में जा चुके हैं। कल भी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और आज इलेक्शन रैली करने दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की तीनों रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया। कहा कि पहले की सरकारें आस्था के पर्वों को सियासी नजर से देखती थी, इसलिए गड़बड़ होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार की नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है और इसका प्रभाव महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज सुबह से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं और पिछले 16 दिनों में ये संख्या बढ़कर के 18 करोड़ पार कर चुकी है। कुंभ तो हजारों वर्षों की विरासत का एक पौराणिक पर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। लेकिन पहले की सरकारें जनता जनार्दन को, आने वाले संतों को, श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान नहीं देती थी। परिणाम क्या था? यही आयोजन दुर्व्यवस्था के शिकार होते थे, अराजकता के शिकार होते थे, लोग नहीं आ पाते थे, साधन नहीं देती थी सरकार। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि विरासत को आगे बढ़ाने में भी प्राप्त हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया का श्रद्धालु प्रयागराज में आकर अपनी श्रद्धा और आस्था की पावन डुबकी त्रिवेणी में लगाकर पुण्य का भागीदार बन करके हर्षोल्लास के साथ अपने घर को एक मीठी स्मृति लेकर के जाता है कि मैंने भी प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में स्नान करके पुण्य के भूमि का भागीदार बना हूं। कल अमित शाह ने भी संगम में डुबकी लगाई थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा था, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? इस पर आज अमित शाह ने करारा जवाब दिया। आज दिल्ली में कैंपेन के दौरान अमित शाह ने कहा, खड़गे 80 साल के हो गए, अब तक उन्होंने गंगा स्नान नहीं किया, तो क्या गरीबी दूर हो गई? अमित शाह ने कहा, सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है और खड़गे का बयान इसका सबसे ताजा सबूत है। अभी कल मैं कुंभ में ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया, मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है होगा कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता इस देश के परंपराओं में विश्वास करते हैं, इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है
और इतना भव्य कुंभ का मेला भी लगता है। और अब जब डुबकी का सवाल है तब पूछना है मैं, मोदी जी ने 19 में डुबकी लगाई, 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, शौचालय, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख का इलाज और सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। मगर ये कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। हमारा देश परंपराओं का देश है, आस्था और भक्ति का देश है, महान संस्कृति का देश है। इसीलिए महाकुंभ के प्रति लोगों का उत्साह, लोगों की ललक देखने लायक है। और महाकुंभ के सफल आयोजन का जिक्र बीजेपी के नेता दिल्ली के चुनाव में भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बार बार ये बता रहे हैं कि वो तो संगम में डुबकी लगाए, और वो केजरीवाल से पूछ रहे हैं क्या वो अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली की यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। केजरीवाल ने जवाब देने के बजाय हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी ने इसके सबूत मांग लिए और अब इस मुद्दे पर केजरीवाल घिर गए। उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल कैसे फंसे, इसका उदाहरण आज देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। केजरीवाल की शिकायत की, चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे थे। दोनों ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार जानबूझकर जहरीला पानी यमुना में छोड़ रही है, जिससे दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया लेवल 4 गुना तक बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करे। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की शिकायतें सुनी और अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर हरियाणा सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा इस तरह के आरोपों से जनता में दहशत फैल सकती है, 2 राज्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए केजरीवाल 29 जनवरी तक आरोपों के सबूत दें, वरना उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए एक्शन हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन को जो करना था वो किया, आगे जो करना है वो करेगा, लेकिन इस बीच यमुना के जहरीले पानी का मुद्दा चुनावी इशू तो बन ही गया है। आज अमित शाह ने अमर कॉलोनी, कस्तूरबा नगर और बदरपुर में रोड शो किया और इसके बाद कालकाजी में बीजेपी उम्मीदवार रमेश पिधूड़ी के लिए रैली की। कालकाजी की रैली में अमित शाह ने कहा केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का इल्जाम लगा दिया। अब केजरीवाल इसका सबूत दिखाएं। अगर केजरीवाल और आतिशी की बात सही निकली तो बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अमित शाह ने कहा केजरीवाल आदतन झूठे हैं, इसलिए सबूत दिखाना तो दूर, अब इस मुद्दे पर बोलेंगे भी नहीं। कल मैं कुंभ में नहा कर आया, वापिस आया, मैंने देखा केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। आपके घर में, किसी के भी घर में पानी से जहर वाला पानी आया है क्या? हमने पूछा क्या रिपोर्ट है? जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास, आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है? और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया,
इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया, इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, कहां है? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है, दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी आज दिल्ली में हैं, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को जवाब दिया। नायब सिंह ने कहा, या तो केजरीवाल सबूत दिखाएं या फिर अपने झूठ के लिए माफी मांगें, वरना मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। सैनी ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के लोग यमुना को मां की तरह पूजते हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगाकर केजरीवाल ने अपनी मातृभूमि को कलंकित किया है। इसकी सजा केजरीवाल को चुनाव में मिलेगी। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है हम, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा, सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन केजरीवाल अपनी बात पर आज भी डटे हुए हैं। केजरीवाल के इल्जाम को दिल्ली जल बोर्ड ने कल ही गलत बता दिया था। बोर्ड के सीईओ ने कहा था, आमतौर पर हर साल जनवरी फरवरी के महीने में यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ता है, लेकिन केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी। आज एलजी वीके सक्सेना ने भी मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर यमुना के पानी में जहर मिलाने के इल्जाम को सफेद झूठ और बेबुनियाद बताया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 रैलियां की, किसी रैली में उन्होंने यमुना के पानी में जहर की बात नहीं की, बीजेपी के किसी आरोप का जवाब नहीं दिया। लेकिन कैंपेन के लिए निकलने से पहले केजरीवाल ने इतना जरूर कहा कि वो अपनी बात पर कायम है। बीजेपी उन्हें मानहानि के केस में जेल भेजने की धमकी दे रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने यमुना के पानी में जहर मिलाया, लेकिन वो किसी को भी दिल्ली की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। लेकिन यह इशू ऐसा है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली सरकार के अफसर कह चुके हैं केजरीवाल के आरोप गलत हैं, लेकिन फिर भी पुलिस केजरीवाल के आरोपों की जांच क्यों नहीं करती? अगर आरोप सही है तो केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, केजरीवाल और आतिशी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर आरोप है और इसलिए मैंने एलजी साहब को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मुझे तो लग रहा था स्वयं ही सरकार जो इसका संज्ञान कल ही लेगी,
क्योंकि अगर कोई पब्लिक पैनिक खासकर हत्या का जेनोसाइड का मामला उठाता है, इसे पुलिस को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए था। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब स्कूलों पर थ्रेट आया था तो खुद ही पुलिस ने इसका संज्ञान लिया था, क्योंकि मैंने देखा है कि 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ। तो मैंने पत्र लिखा एलजी साहब को कि आप इस पर इमीडिएटली हाई लेवल इंक्वायरी करिए। अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको बर्खास्त करें। और नहीं है और ये लगता है कि बिल्कुल झूठ बोला गया है आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा, जो ज्ञात होता है सीईओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए। आप किसी सरकार पर अगर पब्लिक में हजारों लाखों लोगों को मारने का इल्जाम लगाते हैं, इसको आसानी से सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। सियासी बयानबाजी तो एक तरफ है, लेकिन हकीकत क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला है? यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 7.5 ppm तक कैसे पहुंच गया? दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में केवल 2.5 ppm तक के पानी को ही ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए वजीराबाद और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो गए। अब दिल्ली में पानी का संकट बढ़ सकता है। चुनाव के मौके पर पानी की किल्लत केजरीवाल को मुश्किल में डाल सकती थी, लेकिन केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगाकर इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की। केजरीवाल ने सोचा था दिल्ली के पानी में जहर का आरोप लगाकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराकर वो दिल्ली की जनता को चौंका देंगे, बीजेपी को डरा देंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जल बोर्ड के सीईओ ने और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कहा कि यमुना का पॉल्यूशन दिल्ली सरकार की देन है। रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी। संदीप दीक्षित ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल और आतिशी को अरेस्ट करने की मांग कर डाली। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि तीनों पार्टियों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है और अब चुनाव आयोग करे तो क्या करे, इलेक्शन लड़वाए या दिल्ली के पानी की जांच करवाए। आज दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई और मैदान में उतरते ही राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया। राहुल ने आज नई दिल्ली, ओखला और पटपड़गंज इलाकों में रैलियां की। कैंपेन शुरू करने से पहले राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर गए, पूजा की और इसके बाद मंदिर के करीब दलित बस्ती में गए, लोगों से मिले, फिर पटपड़गंज में रैली हुई। उनके निशाने पर केजरीवाल रहे। राहुल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे और खुद बदल गए। पहले छोटी सी कार से चलते थे, अब शीश महल में रहते हैं। राहुल ने कहा केजरीवाल करप्शन मिटाने के दावे करते थे और सबसे बड़ा शराब घोटाला केजरीवाल की सरकार ने किया। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती, सड़कें टूटी हुई हैं। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने ओखला में रैली की। यहां फिर केजरीवाल को टारगेट किया, कहा केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी से डरते हैं। इसका केजरीवाल ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी पहले इस बात का जवाब दें कि वो और उनकी फैमिली नेशनल हेराल्ड के केस में अंदर क्यों नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। केजरीवाल ने कहा कि सारा देश जानता है मोदी ने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल भेजा था, इसलिए सबको पता है कि कौन किससे डरता है, कौन कितना बहादुर है। लोगों को बहादुरी का ज्ञान राहुल गांधी से नहीं चाहिए। राहुल गांधी अचानक दिल्ली के कैंपेन से गायब हो गए थे। उनके नाम पर निकाली गई यात्रा में भी वो नहीं गए थे। राहुल के नाम पर जो रैलियां बुलाई गई थी उसमें भी वो नदारद रहे थे। इसलिए ये लगा कि वो केजरीवाल के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। पार्टी के प्रेशर में दिल्ली में चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन केजरीवाल से टकराना नहीं चाहते। इसीलिए वो बिहार में दिखाई दिए पर दिल्ली के लिए बीमार हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रैली करना जरूरी था,
इसीलिए आज दिल्ली में कैंपेन करना भी मजबूरी हो गई। और जब दिल्ली में कैंपेन किया तो केजरीवाल के खिलाफ ही बोलना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी की आवाज में केजरीवाल के खिलाफ बोलते समय वो खनक नहीं थी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते समय होती है। मुंबई में सैफ अली खान पर हमले के केस में आज पहली बार मुंबई पुलिस ने अपना पक्ष सामने रखने की कोशिश की। हालांकि एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने किसी बात का साफ साफ जवाब नहीं दिया, बार बार दावा किया जांच सही दिशा में चल रही है, जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। असल में इस केस में पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है उसका चेहरा सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स से मैच नहीं कर रहा, इसलिए पुलिस पर गलत व्यक्तियों को पकड़ने का आरोप लग रहा था। लेकिन एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने कहा आरोपी शरीफुल के खिलाफ पुलिस के पास सबूत हैं। अब पुलिस आरोपी की पहचान पक्की करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकती है। खबर यह भी आई कि आरोपी के फिंगरप्रिंट्स सैफ अली खान के घर से मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। इस पर एडिशनल सीपी ने कहा कि फिंगरप्रिंट्स मैच न होने की बात गलत है, क्योंकि अभी पुलिस को फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ही नहीं मिली है। परमजीत सिंह दहिया ने कहा पुलिस की जांच में कहीं कोई खामी नहीं है। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित गुमराह नहीं किया है, आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था, हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। सैफ अली खान के मामले में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा था कि पुलिस मीडिया को सब कुछ बताएगी, साफ साफ बताएगी, सारे डाउट क्लियर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डाउट एक्यूज के फिंगरप्रिंट्स के बारे में है। पुलिस ने कहा फिंगरप्रिंट्स पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। शक हमलावर के चेहरे को लेकर है। पुलिस ने कहा हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सवाल आरोपी के पिता ने उठाया था, अपने बेटे को बेकसूर बताया था। पुलिस ने कहा इस पर हम बोल नहीं सकते। पुलिस की बातों से लगा कि बताया कम और छुपाया ज्यादा। इससे अटकलों का दौर और बढ़ेगा। सैफ पर हमला करने वाले को लेकर रहस्य और गहरा हो जाएगा।